Good morning, student. Welcome to my new video and the new chapter, that is an imperial capital विजयनगर। तो एक शाही कैपिटल की बात कर रहे हैं जिसका हम नाम देते हैं जी विजयनगर। तो विजयनगर जो है जिसके बारे में हम अब बात करेंगे वो विजय की एक शहर, सिटी ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री होता है विजय और शहर, विजय का शहर, ठीक है। और इस ये नाम सिटी का और पूरे एम्पायर का था। एक सिटी थी विजयनगर और पूरा जो राज्य था उसका नाम भी विजयनगर था। तो राजा जीता तो उसने नाम रख दिया जी विजयनगर, ठीक है। 14th सेंचुरी में फाइंड हुआ ये, 14th सेंचुरी में इसको बनाया गया, लेकिन 17 से 18 सेंचुरी आते आते ये बिल्कुल बर्बाद हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। अब इसका जो एरिया था कहां से कहां तक था, इसका जो फैलाव था वो था जी कृष्णा नदी नॉर्थ में है, जो ऊपर की साइड है, ठीक है। कृष्णा नदी से लेकर जो साउथ इंडिया का बिल्कुल एंड है, इंडियन पेनिनसुला नीचे का जो साउथ इंडिया उसको पेनिनसुला बोला जाता है। इंडियन पेनिनसुला का बिल्कुल एंड है, साउथ एक्सट्रीमिस बिल्कुल एंड तक ये फैला हुआ था विजयनगर एम्पायर। अब लोग हम्पी को याद रखते हैं कि एक, ठीक है, कॉमन साइट थी हम्पी, जो क्या थी जी, कह दीजिए कि एक सेरेमोनियल और सिंबॉलिक की औपचारिक रूप से और एक चिन्ह के रूप में सिटी का हर्ट थी ये, पूरे सिटी का और पूरे एम्पायर का हम्पी जो था शहर वो बिल्कुल हर्ट था। और इसका नाम पंपा देवी, लोकल मदर गॉडेस बोलते थे उसे, पंपा देवी। जो यहां पर जिस देवी की पूजा होती थी जिसको मदर गॉडेस बोला जाता था पंपा देवी, उसके नाम पर हम्पी पड़ा। लेकिन जो विजयनगर एम्पायर की बात करते हैं हम, विजयनगर का अगर इतिहासकारों ने इस नाम को यूज किया तो उसके बराबर, उसके कंटेम्परेरी, उसके समकालीन अगर किसी को दर्शाया जाए तो वो था जी कर्नाटक साम्राज्य। कर्नाटक साम्राज्य इज इक्वल टू आप कह दो विजयनगर एम्पायर। अब जो आपका ये जो कैपिटल थी ये 1956 तक आते आते लूट ली गई, मतलब ये जो एम्पायर था इसको डिफीट कर दिया गया और लूट लिया गया और उसके बाद इसको बिल्कुल छोड़ दिया गया, मतलब इसको छोड़कर राजा आगे बढ़ गए। और जो मॉन्यूमेंट्स है यहाँ के, जो बड़े पवित्र स्थान थे, जो मतलब घूमने लायक जो स्ट्रक्चर्स थी, वो एकदम बर्बाद होगी। 17th और 18th सेंचुरी आते आते बिल्कुल बर्बादी के कगार पर पहुंच गई दो। लेकिन इसका जो ऐतिहासिक बात है इसके अंदर, इसकी जो कल्चर है, इसकी जो परंपराएं हैं, इसके जो रीति रिवाज हैं, इसका जो राजनीतिक प्रभाव है विजयनगर का, वो कंटिन्यू रहा। विजयनगर एरिया का जो प्रभाव है वो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी का जो द्वाब है, जो बीच का एरिया है उसके बीच में और उसके आगे, कृष्णा तुंगभद्रा के आगे के एरिया तक विजयनगर एम्पायर अपने आप को चलाता रहा। उसकी कल्चर, उसके रीति रिवाज, उसकी परंपराएं याद रखी गई और उसका राजनीतिक प्रभाव भी याद रखा गया। और ये है जी, अगर हम देखें यहां पर ये जो फोटो है ये हम्पी की है। अब डिस्कवरी कैसे हुई हम्पी की? कर्नल कॉलिन मैकेंजी एक इंजीनियर थे जिन्होंने इसको ढूंढा। एंटीक्वेरियन मतलब जो एंटिक्स, जो पुराने सामान होते हैं उनकी स्टडी करते थे। सर्वेयर थे, पूरा सर्वे किया उन्होंने और उन्होंने इसका नक्शा तक बनाया, चार्टोग्राफर, जिन्होंने 1800 सीई में हम्पी को डिस्कवर किया। उन्होंने पहला सर्वे मैप इसका बनाया
ठीक है। और ये जो इंफॉर्मेशन थी ने वहां के प्रीस्ट थे, वहां के एक आप कह दो पुजारी थे, विरूपक्ष जो टेम्पल था जहां पर पंपा देवी की पूजा की जाती थी, वहां का एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान था, ठीक है, एक मंदिर था, ठीक है, विरूपक्ष मंदिर। उसके जो पुजारी थे उन्होंने पूरी कहानी हम्पी की बताई और उसी चीज को रिकॉर्ड किया कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। और 1836 से एपिग्राफिस्ट जो पुरानी इंस्क्रिप्शंस को, ठीक है, कलेक्ट करते थे, उन्होंने बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस कलेक्ट की, जो हर चीज हम्पी के अंदर जो थी उसको कलेक्ट किया। और 1856 में फोटोग्राफर्स ने इस मोन्यूमेंट के बारे में स्टडी करना चालू किया और आप कह दो कि उन पिक्चर्स को लोगों के सामने लाए, ठीक है। 1856 के बाद, ठीक है, फोटोग्राफर्स वहां गए, उन्होंने इस मोन्यूमेंट को देखा, इसकी पिक्चर्स ली, ठीक है। हिस्टोरियंस ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ठीक है। और फॉरेन जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने दूसरे लिटरेचर में तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में जो भी चीजें लिखी गई थी हम्पी के बारे में, उन्होंने सारी चीजें कलेक्ट की, ठीक है। अब स्कॉलर्स ने यहाँ की आर्किटेक्चर को स्टडी किया, यहाँ के स्कल्पचर को स्टडी किया, ठीक है। एपिग्राफिस्ट ने जो पुरानी जो राइटिंग्स थी हम्पी के अंदर उनको कलेक्ट किया, जो टेम्पल से उनको उनके अंदर की राइटिंग्स को पढ़ा, और जो ये इंस्क्रिप्शन थी ये पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री जो थी हम्पी की, कि हम्पी में राजनीति कैसी थी, कैसे राजा थे, ठीक है, वहां का समाज कैसा था, वहां सामान का आदान प्रदान कैसे होता था। हिस्टोरियंस ने इस सिटी की हिस्ट्री को, ठीक है, दूसरी जो इंस्क्रिप्शन थी जो ट्रैवलर्स ने लिखी थी दूसरी भाषाओं में, उनको एक एविडेंस मान के इसकी हिस्ट्री को कलेक्ट किया। अब ये देख लीजिए, एम्पायर, विजयनगर एम्पायर 14th सेंचुरी में बना, ठीक है, और अपने पीक पॉइंट पर ये पहुंचा। फिर इस पर अटैक्स हुए 1565 में से, ठीक है, अबंडन कर दिया गया। फिर कर्नल मैकेंजी आए 1800 के अंदर, 1800 सीई में उन्होंने इसे डिस्कवर किया। मैकेंजी ने पहला सर्वेयर मैप बनाया, इसका सर्वे किया, और फिर फोटोग्राफर्स ने इसे 1856 में इसे, तो ये देखिए, व्हेन वाज द एम्पायर ऑफ विजयनगर एस्टैब्लिश्ड। अब विजयनगर का एम्पायर कब एस्टैब्लिश हुआ ये आप खुद बताएंगे। अब आगे है, अगर हम आगे की बात करें तो कर्नल मैकेंजी के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं कि कर्नल मैकेंजी जो थे, ठीक है, 1754 सी में, ठीक है, उनका जन्म होता है। वो एक इंजीनियर, सर्वेयर, चार्टोग्राफर थे। उन्हें इंडिया का पहला फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया 1815 में, और उन्होंने 1820 तक फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में काम किया, और उन्होंने लोकल हिस्ट्री को सर्वे किया, पूरी साइट्स को, ठीक है, और इंडिया की जो, ठीक है, राजाओं के तौर तरीके थे उनको अंडरस्टैंड किया, किस तरीके के राजा थे और क्या था, ठीक है। तो उन्होंने, अब वो विजयनगर एम्पायर को स्टडी करना चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, उसके लिए इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे, इसलिए ये विजयनगर भी है, इन्होंने विजयनगर को खोजा, डिस्कवर किया, उसके बारे में सारी चीजें लिखी। अब है जी नेक्स्ट टॉपिक हमारा रायास, नायकास एंड सुल्तान्स, ठीक है। अगर हमारी परंपराएं देखें और उनके जो अनुवाद हुए ट्रेडिशनल अकाउंट्स में, ठीक है, तो दो ब्रदर से, एक तो हरिहर और बुक्का, जिन्होंने विजयनगर को फाउंड किया कब, 1336 में। तो इस्टेब्लिश हुआ विजयनगर 1336 में, ठीक है। जो यहाँ के लोग थे वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे और अलग अलग धार्मिक परंपराओं के थे, डाइवर्सिटी सी, रिलीजियस कम्युनिटी सी, ठीक है। और जो पॉपुलर, अब नॉर्थ इंडिया में जो विजयनगर के एम्पायर से, विजयनगर एम्पायर के जो किंग्स थे, वो
अपने आप को किसके बराबर रखते थे? अपने आप को कंपेयर करते थे सुल्तान, दक्कन के सुल्तान के साथ और गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा के साथ। ठीक है, तो एक तरीके से आप जो रायास थे विजयनगर के, कंपीट करते थे नेबरिंग पावर्स के साथ। ठीक है, नेबरिंग पावर्स के साथ, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि डेक्कन के सुल्तान है और गजपति ओडिशा के है, ताकि वो उस घाटी के एरिया को कंट्रोल कर पाए और जो वहां के रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा ले पाए। ठीक है, और अब पॉलिटिकल और कमर्शियल इंटरेक्शन जो था, जो जुड़ाव था पॉलिटिकली और कमर्शियली, ठीक है, नेबरिंग स्टेट्स के साथ और फॉरेन ट्रेडर्स के साथ, इनको नई आइडियाज या एक्सचेंज करने का मौका मिला, नई स्किल्स और नए तरीके की आर्किटेक्चर की, नए तरीके की आर्किटेक्चर्स क्या होती हैं, क्या नया तरीका होता है, ठीक है, किस तरीके से किंगडम को चलाया जा सकता है। ठीक है, और पॉपुलर ट्रेडिशन में विजयनगर के, ठीक है, डेक्कन के सुल्तान को टर्म किया गया अश्वपति और लॉर्ड ऑफ हॉर्स। डेक्कन के सुल्तान को क्या बोला गया? अश्वपति और लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस। और इनके बीच में जो इंटरेक्शन था, इसकी वजह से अब डेक्कन के सुल्तान के साथ इनका इंटरेक्शन था तो इन्हें नई चीजें मिली। ठीक है, विजयनगर में बिल्डिंग टेक्निक्स, ठीक है, धीरे धीरे डेवलप हुई और कुछ एरियाज, ठीक है, एम्पायर का बहुत ज्यादा डेवलप हुए पावरफुल स्टेट्स में। ये देखिए, विजयनगर स्टेट ने इनकॉर्पोरेट किया नई टेरिटरीज को, अपने नए ट्रेडिशंस को, ठीक है, साउथ इंडिया के साथ, जिसमें चोलास और होसियाल्स, इन्होंने आर्किटेक्चरल और कल्चरल फॉर्म्स को डेवलप किया। चोलास कहां के जी? तमिलनाडु के, और होसियाल्स कर्नाटक के। और जो रूलर्स थे इन एरियाज के, इन्होंने प्रोवाइड किया बहुत बड़ा सपोर्ट टेम्पल्स बनाने में। अब चोलास और होसियाल्स ने नए तरीके की जो टेक्निक्स जो सीखी, उससे टेम्पल्स बनाने में बहुत ज्यादा मदद की इस विजयनगर एम्पायर को, जिसमें क्या था जी? बृहदेश्वर टेम्पल तंजवर में और चेन्नाकेश्वर टेम्पल वेल्लूर में। इसलिए रूलर्स थे किसके? आपके विजयनगर के, अपने आप को रायास और नरपति भी बोलते थे। तो बृहदेश्वर टेम्पल बनाने में चोलाज ने, होसियाल्स ने मदद की। उन्होंने नई टेक्निक्स इन्हें बताई, नई स्किल्स इन्हें दी, ठीक है, जिससे नए नए टेम्पल्स बन पाए। अब है जी किंग्स एंड ट्रेडर्स। किस तरीके से किंग स्ट्रांग हुए, किस तरीके से किंग के पास आर्मीज आई और ट्रेडर के साथ और बाहर के जो व्यापारी थे उनके साथ कैसे ये ट्रेड किया करते थे। इस समय पर जो युद्ध नीति थी वो कैवलरी पर, ठीक है, इफेक्टिव कैवलरी की, आपके पास कितने अच्छे घुड़सवार है, ठीक है, तो क्या अच्छी कैवलरी के लिए ये घोड़े मंगवाते थे जी अरेबिया से और सेंट्रल एशिया से, जो उस समय के युद्ध नीति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। ठीक है, ताकि राजाओं को हराया जा सके। और ट्रेड अरब ट्रेडर्स के द्वारा ज्यादा कंट्रोल की जाती थी। अरब एंड पेनिनसुलर मर्चेंट से वो डोमिनेट करते थे हॉर्स ट्रेड में, और धीरे धीरे ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप बनते चले गए। ठीक है, जो लोकल कम्युनिटी थी मर्चेंट की, उन्हें कुदरई चेटीज बोला जाता था। कुदरई चेटीज वो होते थे अरब और जो पर्शियन मर्चेंट होते थे, ठीक है, उनके समान लोकल मर्चेंट जो ग्रुप होता था उनको कुदरई चेटीज बोला जाता, कि बाहर के व्यापारी और जो लोकल व्यापारी थे उन्हें कुदरई चेटीज बोला जाता था, या हॉर्स मर्चेंट। वो भी ट्रेड में आ रहे थे, वो भी एक्सचेंज करते थे हॉर्सेस को। ठीक है, अब 1498 पुर्तगाली पोर्टुगीज जो थे उनका अराइवल हुआ। ठीक है, कहां पर? वेस्ट कोस्ट पर। ठीक है, और उन्होंने अपनी ट्रेडिंग कंपनीज बनाई। ठीक है, 1498 में पोर्टुगीज मतलब यूरोपियन नाविक जो थे वो भारत पहुंचे,
उनमें मेन कौन थे? आपके पोर्टुगीज, जिन्होंने नए तरीके की, ठीक है, ट्रेड चलाई और मिलिट्री स्टेशंस बनाए, और उनके पास बहुत अच्छी मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी पोर्टुगीज के पास, जिसमें वो आपके जो बंदूक के अंदर डलने वाले कारतूस होते हैं वो बनाते थे, मस्केट्स, ठीक है, जो, ठीक है, यूज ऑफ मस्केट्स विच हेल्प देम टू बिकेम इंपोर्टेंट प्लेयर इन कंफ्यूज्ड एंड चैओटिक पॉलिटिक्स, कि उस समय की उथल पुथल भरी पॉलिटिक्स जो थी उसको सूद करने में मस्केट्स ने बहुत ज्यादा साथ दिया। मतलब एक तरीके से ये हथियार बनाते थे कौन? पोर्टुगीज, जिसकी वजह से उस समय की पॉलिटिक्स को सूद करने का इन्हें मौका मिला, ठीक है। अब पोर्टुगीज शिप्स जो थे, ठीक है, पोर्ट्स एंड फोर्टिफिकेशन अल्टर्ड कोस्टल पॉलिटिक्स एंड ट्रेड पैटर्न्स। पोर्टुगीज फायर आर्म्स जो मस्केट्स और आर्टिलरी, जिसकी वजह से हमारी मिलिट्री की पोर्टुगीज शिप्स यहाँ आए, उन्होंने पोर्ट बनाए, बड़े बड़े बंदरगाह बनाए, फिर उन्होंने किलेबंदी की, तो एक तरीके से जो कोस्टल पॉलिटिक्स की उसको बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने। और इनकी हथियार और इनकी मिलिट्री, इनका तरीका मिलिट्री को संभालने का, एक तरीके से उसने कोस्टल पॉलिटिक्स का जो तरीके थे वो बदल दिए। अब विजयनगर एम्पायर मस्केट्स डीलिंग, ठीक है, विजयनगर एम्पायर मस्केट्स डीलिंग करता था इन, अब देखिए विजयनगर एम्पायर जो था, जो आपके इनसे हथियार लेता था और अपनी जो मार्केट ट्रेडिंग में, ठीक है, जो स्पाइसेस थी, टेक्सटाइल और पीस स्टोन वो देता था। ट्रेड एक रुतबा था इनका, पोजेशन ऑफ इंपोर्टेड एंड हाई वैल्यूड गुड। अब देखिए इतनी ज्यादा हाई वैल्यूड अगर गुड्स होंगी आपके पास, आप अच्छा अच्छा इंपोर्ट करेंगे तो एक तरीके से आपका रुतबा बहुत बड़ा होगा और आप धनवान कहलाएंगे, ठीक है। स्टेट की रेवेन्यू जो थी वो धीरे धीरे बड़ी होगी, जैसे जैसे इन्होंने ट्रेड पर ड्यूटीज लगाई, ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाए, जितनी ज्यादा मार्केट एक्टिविटीज हुई, जितनी बड़ी मार्केट हुई, और ऊपर से राजा का संरक्षण, किसको? टेम्पल्स को और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने में राजा ने प्रोजेक्ट बनाए, राजा ने नई चीजें बनाई, ठीक है, और नए नए जो प्रोजेक्ट बनाए जिसकी वजह से जो इनका रेवेन्यू बढ़ा, ठीक है, और जो स्टेट था वो धीरे धीरे प्रॉस्पेरस, धनवान होता चला गया, धनवान होता चला गया। अब है जी अपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। अपोजी होता है अपने डेवलपमेंट के हाईएस्ट पीक पर। अब जो विजयनगर की राजनीति थी शुरुआत के समय में बहुत ज्यादा बदलाव के दौर से गुजरी, बहुत ज्यादा वंश वहां बदल गए, ठीक है, जिसमें संगम डायनेस्टी जो थी, संगम डायनेस्टी, ठीक है, 15 सेंचुरी तक, 1485 तक रही। फिर उसको रिप्लेस किया सुलवा ने, जो 1503 तक रही। सुलवा डायनेस्टी जो मिलिट्री कमांडर थे और 1503 तक रहे, फिर उनको रिप्लेस किया तुलवा डायनेस्टी ने, ठीक है। और उसके जो तुलवा डायनेस्टी के सबसे मेन रूलर, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो थे, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए, वो थे जी कृष्णदेव राय, जिसको राया, हम राया और नायका पढ़ के थे, राय और नायक, ठीक है, जिसमें कृष्णदेव राय, जिसके अंडर में जो आपका, अब अगर हम कृष्णदेव राय के की बात करें, ठीक है, उन्होंने एम्पायर को बड़ा किया और उसको ताकत भी दी, और इवन इस इनके समय में तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर का जो द्वाब था, जिसको रायचूर द्वाब हम बोलते हैं, ठीक है, रायचूर द्वाब तक 1512 में, और रूलर्स जो ओडिशा के थे अपने कंट्रोल में लाए 1514 में, और
सीवियर डिफीट वर सफर्ड बाय द सुल्तान, और बीजापुर के सुल्तान को अपने अंडर में 1520 में, यहां लिखा हुआ है देख लीजिए, कृष्णदेवराय कंसोलिडेटेड, ठीक है, कृष्ण और तुंगभद्र, ठीक है, जिसको हम रायचूर द्वाब बोलते हैं। फिर इन्होंने अपने आसपास के जितने भी राजा थे उन्हें हरा दिया, और सुल्तान ऑफ बीजापुर जिसको 1520 में, और ओडिशा के जो रूलर्स थे उनको 1514 में, और कृष्ण और तुंगभद्र जो द्वाब है, रायचूर द्वाब, उसको 1512 में अपने अंडर में किया। अब कृष्णदेवराय ने को कह दीजिए कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बनवाए, ठीक है, और बहुत पवित्र गोपुरम्स, ठीक है, साउथ इंडियन टेंपल्स में बनवाए इन्होंने। कृष्णदेवराय को क्रेडिट दिया जाता है उन्हें, मतलब वही मेन रूलर थे जिन्होंने गोपुरम्स बनाए और अच्छे अच्छे मंदिर दिए साउथ इंडिया को, ठीक है। और सबर्बन टाउनशिप विजयनगर एम्पायर के पास, जिसका नाम पड़ा नागलपुरम, उनकी मदर के नाम के पीछे। अब इनके रूल के अंडर स्टेबिलिटी आई, प्रॉस्पेरिटी आई, और टेंपल बिल्डिंग हुआ, और एग्जिस्टिंग जो टेंपल्स थे जिसमें गोपुरम ऐड किए, तो इनके संरक्षण के अंडर रिलीजन और आर्ट, मतलब धर्म को और वहां की चित्रकला को बहुत ज्यादा ख्याति मिली, और आपका जो एम्पायर था वो बहुत ज्यादा धनवान हुआ, बड़े बड़े मंदिर बनवाए। कृष्णदेवराय की डेथ 1529 में हो गई, और इनकी डेथ के बाद जो टेंशन्स थी वो बढ़ती चली गई, और जो पावरफुल मिलिट्री लीडर्स थे, ठीक है, जिनको नायक्स बोलते थे, उनका भी कंट्रोल धीरे धीरे कम हो गया, ठीक है। अब नायक्स का आना, कृष्णदेवराय की डेथ होती है 1529 में, और इनके सक्सेसर जो थे उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई किससे? नायक से, जो इनके मिलिट्री चीफ थे, जो मतलब कृष्णदेवराय के अंडर में थे, जो सेना के प्रमुख थे, उनसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और धीरे धीरे 1542 में जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे कंसोलिडेट हो गया, किसके पास? अराविदु के पास, ठीक है, जो पावर में रहे कब तक? 17वीं सेंचुरी तक। एक समय पर नायकों ने भी कृष्णदेवराय के बाद के सक्सेसर को तंग किया, और धीरे धीरे नायकों से भी गद्दी चली गई और अराविदु डायनेस्टी के पास गद्दी पहुंच गई, ठीक है। और इस समय जो मिलिट्री महत्वाकांक्षाएं थी, मिलिट्री को लेकर, मतलब जो सेना को लेकर महत्वाकांक्षाएं थी, किसकी? जो आपके विजयनगर के राजा थे या दक्कन के सुल्तान थे, ठीक है, उनकी जो विश्वास थे वो बदलते चले गए, जिसकी वजह से विजयनगर किसके खिलाफ? सुल्तान के खिलाफ हो गया, डेक्कन के सुल्तान के खिलाफ हो गया, क्योंकि डेक्कन के सुल्तान से दूरी बढ़ती चली गई और धीरे धीरे उनका दूर होना होता चला गया। अब 1565 में रामा राय, जो विजयनगर एम्पायर के, आप कह दो कि चीफ मिनिस्टर कह दो या बहुत बड़े मंत्री थे, आर्मी को लेके गए एक बैटल में, उन्होंने आर्मी को लीड किया। रशकशी टंगड़ी, तालीकोटा, रशकशी टंगड़ी जिसको हम तालीकोटा भी कहते हैं, उसका युद्ध लड़ा, जहां पर रामा राय की सेनाएं, अब जो तालीकोटा का युद्ध था उसमें रामा राय की जो फौजें थी वो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की सेनाओं से हार गई, और विक्टोरियस आर्मी जो थी, जो जीती हुई थी बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की सेनाएं, उन्होंने विजयनगर को खत्म कर दिया और लूट लिया सारा, ठीक है। और कुछ सालों तक
इस सिटी को बिल्कुल छोड़ दिया गया। अब एम्पायर का जो फोकस था, एम्पायर ईस्ट की तरफ, जहां पर एरावेडू डायनेस्टी रूल कर रही थी, फ्रॉम पेनाकोंडा एंड लेटर फ्रॉम चंद्रगिरी नियर तिरुपति। अब पॉलिटिकल सेंटर कहां से पेनाकुंडा चला गया, जो पहले हम्पी के इर्द गिर्द था, ठीक है, और धीरे धीरे ये चीज चंद्रगिरी तक पहुंच गई, ठीक है। अब सुल्तान्स और रायाज के बीच में यूनिफॉर्मिटी हॉस्टाइल की लगातार दुश्मनी नहीं थी। उनके बीच की शादियां, उनके बीच कई बार सहयोग भी होता था, ठीक है, और कई बार अगर हम कहें कि किसी स्ट्रेटेजी को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी टेरिटरी को लेकर या रिसोर्सेज को लेकर युद्ध भी हो जाता था, या कई बार मतभेद भी आ जाते थे किसी स्ट्रेटेजी को लेकर, किसी एरिया को लेकर, किसी रिसोर्स को लेकर या किसी किंगडम को लेकर। इनके बीच में पॉलिटिकल कोऑपरेशन, राजनीतिक दोस्ती भी रही, आपस में सहयोग भी किया इन्होंने, और अपने डिप्लोमेटिक कह दीजिए कि बड़े बड़े जो नेता थे उनकी बहू बेटियों की शादियां भी हुई एक दूसरे के किंगडम में। लेकिन कई बार कुछ बातों को लेकर इनके बीच में युद्ध तक की नौबत आ गई, तो बार बार इनके बीच में झगड़े होते रहे, ठीक है। और तो अग्रेसिव पॉलिसी जो थी विजयनगर के चीफ मिनिस्टर रामा राय की, कंट्रीब्यूटेड टू द टेंशन दैट एनकरेज द सुल्तान टू यूनाइट अगेंस्ट। इसी वजह से सुल्तान जो थे इनके खिलाफ हो गए और एकजुट होकर विजयनगर को हरा दिया। ये है जी कृष्णदेव राय। अब कुछ some elements of state power survived the fall of capital, patronage of temple and architecture, and rise of regional military state. Later नायकाज politics continue to, मतलब धीरे धीरे नायक जो थे वो पावर में आ गए, उन्होंने अपने तरीके से चलाया, ठीक है। और अब जो सुल्तान थे उनकी वजह से विजयनगर, ठीक है, एक तरीके से बर्बाद भी हुआ। अब एग्जाम्पल के लिए कृष्णदेव राय जो थे, जिसकी हम बात करते हैं सुल्तान की, कृष्णदेव जो राय थे, ठीक है, उन्होंने, कृष्णदेव राय सपोर्ट करते थे लोगों को, वहां के सुल्तान के लोगों को, ठीक है। इसलिए उन्होंने यवन डायनेस्टी जो थी उनको टाइटल तक दिया, ठीक है। और सुल्तान जो थे बीजापुर के, इन्वॉल्व टू रिजॉल्व द सक्सेशन डिस्प्यूट इन विजयनगर। इसी वजह से विजयनगर के जो सक्सेशन का डिस्प्यूट था उसको भी सॉल्व किया। तो विजयनगर के जो किंग्स थे, ठीक है, वो स्टेबिलिटी लाना चाहते थे, ठीक है, और सुल्तान के किंगडम में वो स्टेबिलिटी लाना चाहते थे, और जो विजयनगर के किंग्स थे वो सुल्तान के किंगडम में स्टेबिलिटी। तो सुल्तान और विजयनगर के जो साथ चल रहे थे, लेकिन अब जो रामा राय थे उन्होंने सुल्तान के खिलाफ, ठीक है, प्लानिंग की, लेकिन सुल्तान ने मिलकर, जितने भी सुल्तान थे उन्होंने मिलकर कृष्णदेव, आपके जो रामा राय है, उन्हें हरा दिया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक्स सुल्तान्स। आगे का जो टॉपिक है हमारा द रायाज एंड द नायकास, जिसमें हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनके जो नायक थे उनके अंडर में, ठीक है, जो उनके सेना के जो मेन थे, नायक थे, उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू हैव लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।